नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बिहार की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है, जो है ब्रिक्स। ठीक है, और यह टॉपिक मैंने क्यों चुना है, इसका आधार क्या है, तो एक बार उस पर चर्चा कर लें। क्योंकि अभी हाल ही में इस बात की घोषणा हो चुकी है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में आयोजित होने वाला है। तो निश्चित रूप से ये आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले तो संक्षिप्त में जो ब्रिक्स समिट आयोजित होने वाला है भारत में, भारत की मेजबानी में, एक बार उस पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में जो भी तथ्य हैं उसको जानेंगे। फिर ब्रिक्स के बारे में जानेंगे, कंप्लीटली ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, वो कार्य कैसे करता है, कौन कौन से जो है सहभागी देश हैं ब्रिक्स के, ठीक है। उसके बाद फिर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक पे भी बात करेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां जो है आपके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसा कि अभी एडीयू की परीक्षा बस अब तो प्रारंभ ही होने वाली है, कल से परीक्षा प्रारंभ हो रही है, तो आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो एक बार इसको भी रिवाइज करके आपको परीक्षा हॉल में जाना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछ दे, क्योंकि इस बार की जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी भारत के पास आ गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहली बात तो ये कि अभी भारत को जो मेजबानी मिली है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत को मिली है। ठीक है, तो भारत को मिली है, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत से पहले, भारत से को मिलने से पहले भारत ने जो अध्यक्षता ग्रहण की है इस साल के लिए, साल 2026 के लिए ब्रिक्स की, तो इससे पहले कौन अध्यक्षता कर रहा था? तो दोस्तों, ब्रिक्स की अध्यक्षता इससे पीछे 2025 में ब्राजील ने किया था और 17वां शिखर सम्मेलन जो था वो ब्राजील में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत को आधिकारिक रूप से जो है 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील ने सौंप दी है। तो इस प्रकार 1 जनवरी 2026 से भारत ने आधिकारिक रूप से क्या किया है, ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। और भारत की मेजबानी में जो यह आयोजन होने वाला है, यह 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है और इसके आयोजित होने का जो शहर है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये नई दिल्ली में ही आयोजित होगा। हालांकि अभी इस शहर के बारे में फाइनल डाटा सरकार की तरफ से घोषणा नहीं की गई है और ये संभावित है कि ये सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से सितंबर के बीच में जो है यह शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। तो भारत ने अध्यक्षता ब्रिक्स की कब, किस तिथि को ग्रहण की है? 1 जनवरी 2026 को। इसे ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि सवाल यहाँ से पूछा जाए। ठीक है ना, तो वर्ष 2026 के लिए अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास है और भारत ने 1 जनवरी 2026 से जो है आधिकारिक रूप से अध्यक्षता ग्रहण कर ली है ब्रिक्स की। ठीक है, और यह शिखर सम्मेलन जो है 18वां शिखर सम्मेलन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ। ठीक है, तो यह 18वां शिखर सम्मेलन जो है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह ब्रिक्स का 20वां वर्षगांठ भी है। ठीक है ना, ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी वो सबसे पहले वर्ष 2006 में इसको स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इस बार जो है 20वीं वर्षगांठ ब्रिक्स जो है मना रहा है। ठीक है ना, तो भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और निश्चित रूप से भारत को जो यह मेजबानी अध्यक्षता करने की मिली है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेजबानी करने की जो दायित्व भारत को मिला है, यह भारत के कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाता है। इससे क्या होगा, जो वैश्विक मानचित्र है, दुनिया के मानचित्र पे भारत के साख में वृद्धि होगी और अगर अच्छे तरीके से आयोजन जो है वो संपादित हो जाता है तो निश्चित रूप से इसकी भारत की साख बढ़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो 18वां शिखर सम्मेलन है उसके संदर्भ में परीक्षा में पूछा जाता है कि उसका थीम क्या था, विषय क्या था।
तो जो सरकार ने घोषणा करी है कि इस बार के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो थीम है वह है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ठीक है ना। जैसे कि समुत्थानशीलता, नवाचार, इनोवेशन, सहयोग, कोऑपरेशन और पर्यावरणीय स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। रिसेलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो है ना, ये ही परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। एक तो आपको ईयर पूछेगा, क्रम पूछेगा कि कौन से नंबर का यह जो है शिखर सम्मेलन है, ठीक है। इससे पिछला वाला पूछ सकता है कि इससे पहले कहाँ आयोजित हुआ है, तो 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो है वो आयोजित किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन के जो 2026 में जो 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, तो इसके थीम में जो है ये शामिल है रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से हमें क्या पढ़ना है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये एक लकीर खींचनी पड़ती है अपने को तैयारी के दौरान, ठीक है ना। क्योंकि जो जीएस का सिलेबस है वो बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड है, तो हम बहुत चीज़ों को जो है कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम परीक्षा में पास करने के लिए उन चीज़ों को तो कवर कर ही सकते हैं और कवर कर ही लेंगे, जिसको पढ़ने मात्र से मेरा चयन हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए मैं समय समय पर इन बातों को कोट करते हुए चलता हूँ कि इस तरीके से पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है ना। तो आपने इसके थीम को देख लिया, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं इसके बैकग्राउंड, जो ब्रिक्स है इसके बारे में, आखिर ये है क्या। तो यह एक अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है। क्या है? अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है, अनौपचारिक समूह है, ठीक है ना। यह एक अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है ब्रिक्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ब्रिक्स का जो संक्षिप्त नाम है, अब कई बार परीक्षाओं में सवाल भी पूछा जाता है कि जो ब्रिक्स शब्द है यह शब्द जो है ये कहाँ से निकल के आया, ठीक है ना। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये जो ब्रिक्स का संक्षिप्त नाम है, इसको सर्वप्रथम 2001 ईस्वी में जो है गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील। कौन थे? जिम ओ नील। जिम ओ नील के द्वारा जो है यह नाम सुझाया गया था। उन्होंने ही इस नाम के बारे में दुनिया को बताया था। और कब बताया था, प्रसंग क्या था, इस बात को भी जानना जो है महत्वपूर्ण है कि वो ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के जो विकास की संभावनाएं हैं, ये देश किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, इनका जीडीपी ग्रोथ क्या है, इनका राष्ट्रीय आय जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है ना। जो उत्पादन का स्तर जो है वह किस तरीके से डेवलप हो रही है, उसमें किस प्रकार के विकास हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे वो एक रिपोर्ट बना रहे थे। कौन? जिम ओ नील, जो गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो उसी समय जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ब्रिक्स शब्द की, ठीक है। अब एक बार ओवरव्यू लेते हैं, इसके स्थापना से लेकर के आगे की बातों को जानते हैं। तो सितंबर 2006 ईस्वी में सबसे पहले जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? सितंबर 2006 ईस्वी में। और पहला ब्रिक्स सम्मेलन जो है, पहला ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स नहीं, तब उसमें एस ऐड नहीं है। क्यों नहीं है अभी पता चलेगा आपको। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में जो है रूस में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? रूस में आयोजित किया गया था। और कब आयोजित किया गया था? 2009 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो यही 4 अक्षर इसके अंदर थे, ठीक है ना। तो 20 से क्या हुआ? ब्राजील। आर से क्या हुआ? रूस, रूस को डिनोट करता है यह सब। आई से इंडिया और सी से चाइना, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन जो है वर्ष 2009 ईस्वी में
आयोजित किया गया, कहाँ पे? रूस में आयोजित किया गया। और शुरू में जो है इस समूह में जो इस अनौपचारिक समूह की जो हमने अभी बात करी है, तो इसमें सिर्फ 4 देश थे। कौन कौन? ब्राजील, रूस, भारत और चीन। तब जो इस अनौपचारिक समूह का जो मूल नाम था वो क्या था? ब्रिक था। लेकिन सितंबर 2010 ईस्वी में जो है, सितंबर 2010 ईस्वी में क्या हुआ कि इस ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका भी ऐड हो गया, शामिल हो गया। ठीक है ना? तो जब ये दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो ये ब्रिक क्या हुआ? अब ब्रिक जो है वो ब्रिक्स हो गया। ठीक है ना? मतलब एस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। ठीक है? तो अब क्या हुआ? ये ब्रिक शब्द जो है ये अब ब्रिक्स में जो है रूपांतरित हो गया। कैसे? क्योंकि साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका जो है वो भी इस समूह का अंग बन गया, जुड़ गया इससे। ठीक है? उसके बाद एक और सवाल जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ब्रिक में साउथ अफ्रीका कब आया? दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक्स प्लस की। ब्रिक्स प्लस मतलब क्या? मतलब इसमें और भी कुछ देश जो हैं वो जुड़े हैं। ठीक है ना? तो आपसे वो नाम पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स प्लस में शामिल है। तो वो देश हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है कि जो ब्रिक्स प्लस है, ब्रिक्स प्लस में कौन कौन समाहित हो गए? इस ब्रिक्स प्लस में जो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ये भी ब्रिक्स में जो है शामिल हो गए। तो इन सब देशों को मिला के जो है ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस हो गया। ठीक है? आपने ब्रिक्स के बारे में जो है मोटा मोटी जानकारी जो परीक्षा में पूछने लायक जानकारी है वो आपने जान लिया। ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, वो भी आपने जान लिया। ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ जो है वो अभी भारत में इस वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले हैं, ये भी आपने जान लिया। यह क्रम के दृष्टि से देखें तो 18वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा, यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स की स्थापना आपने जान लिया। ब्रिक्स प्लस में कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में आपने जान लिया। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि यह जो अनौपचारिक समूह है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी समूह को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे को का जो आदान प्रदान होगा, जो रेगुलेट होगी व्यवस्था, उसके लिए एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो इसी आवश्यकता को देखते हुए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना ब्रिक्स ने की है। ब्रिक्स समूह के जो देश हैं उन्होंने मिलकर एक नए बैंक की स्थापना की, अपने ब्रिक्स समूह के सारे कार्य दायित्वों को अच्छे तरीके से निर्वहन के उद्देश्य से। ठीक है ना? तो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो एनडीबी का मुख्यालय जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे? शंघाई में। ठीक है? शंघाई, ये शंघाई कहाँ पे है? चीन में है। तो शंघाई में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ठीक है? याद रखेंगे, सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और बात करते हैं कि इसकी स्थापना और उससे संबंधित चर्चा जो है, विकास क्रम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले वर्ष 2012 में जो है नई दिल्ली में चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है प्रस्तावित था, आयोजित हुआ था। तो उसी में जो है एनडीबी को प्रस्तावित किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है ना? कब? 2012 ईस्वी में। और नई दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्रिक्स का, उसमें जो है 2012 ईस्वी में क्या हुआ? एनडीबी से संबंधित बातें की गई, प्रस्ताव रखा गया कि अपने सारे कार्य दायित्वों को, वित्तीय व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए अपने इस अनौपचारिक समूह का भी जो है एक बैंक होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं कि अब हम जो अन्य बैंक हैं किसी, अब इसमें एक और बात भी होगी ना,
अगर हम एक अलग से अपने समूह का एक अगर बैंक, एक संस्था अगर नहीं जनरेट करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है कि चाइना कहे कि अरे मेरे देश का बैंक काम करेगा, इंडिया कहे कि नहीं हम आरबीआई के थ्रू काम करेंगे, जो अन्य सदस्य हैं वो अपने देश के बैंक की बात करें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है इसको संचालित करेंगे, तो क्या होगा, क्लैश होगा, समस्या होगी। तो उसी से निजात पाने के लिए इन देशों ने जो है आपसी सहमति बनाई और सर्वप्रथम वर्ष 2012 में नई दिल्ली में जो है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित प्रस्ताव को जो है पारित किया। अब बात करते हैं वर्ष 2014 की। वर्ष 2014 में फोर्टालेजा में छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, किस स्थान पे, फोर्टालेजा में। ठीक है, तो फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है, छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है क्या हुआ, जो ब्रिक्स के नेता थे तो उन्होंने समझौते पे, एनडीबी से संबंधित समझौते पे क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ ठीक है भाई, जब सब लोग आपसी विचार बना रहे हैं कि एक एनडीबी नाम की संस्था होनी चाहिए जो व्यवस्था को ठीक तरीके से संचालित करेगा, तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, फोर्टालेजा में जो है छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस पे हस्ताक्षर हो गया इस प्रस्ताव पे कि ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है स्थापना होना चाहिए। ठीक है ना। और फोर्टालेजा घोषणा पत्र में जो है ब्रिक्स देशों के आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए और सतत विकास को और संतुलित विकास में इसका योगदान को देखते हुए जो है एक प्रमुख संस्था के रूप में इसकी स्थापना और इसको इस व्यवस्था, इसको शक्ति देने की बात हुई, अधिकारिता देने की बात हुई और संतुलित विकास को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख संस्थान के रूप में जो है इसे स्थापित करने की बात स्वीकार कर ली गई। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि ब्रिक्स मैंने क्या बताया कि अनौपचारिक समूह है, अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है। तो चूंकि अब फंड की बात हमने कर ली, फंड के लिए हमने बैंक की बात कर ली, तो एक और जिज्ञासा आपके मन में आएगा कि ये जो व्यवस्थाएं संचालित होंगी, तो मान लो किसी देश को फंड की आवश्यकता है, तो वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जहां से, या कौन सा ऐसा प्रावधान है जिस माध्यम से फंड की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी क्रम में आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की बात की गई। ठीक है ना, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA। ठीक है ना, इसको भी ब्रिक्स ने जो है 2014 में फोर्टालेजा घोषणा पत्र के तहत जो है इस व्यवस्था की स्थापना की, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की स्थापना की। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि अल्पकालिक तरलता सहायता जो है विभिन्न देशों को प्रदान करना, और अगर किसी देश में भुगतान संतुलन का संकट है, ठीक है ना, तो उससे निपटने में जो है यह आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जो है यह सहयोग करेगी, मदद करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भुगतान संतुलन से निपटने के लिए जो है अभी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF जो है यह क्या करता है, यह बैलेंस भुगतान संतुलन, जो बैलेंस शीट अगर मान लो किसी देश का गड़बड़ है, भुगतान संतुलन की समस्या है, तो उससे निजात पाने के लिए IMF के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है संबंधित सदस्य देश को। तो अब ये आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जो है, जिससे क्या हुआ, IMF पर निर्भरता जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी इन सदस्य देशों की जो ब्रिक्स के सदस्य हैं और ब्रिक्स प्लस में जो शामिल देश हैं। ठीक है ना, तो यही काम है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था का, CRA का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। ठीक है, जो CRA है इसको पूंजी, अब चूंकि मान लो कि हमने एक व्यवस्था तो बनाई कि आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है कि अर्जेंट अगर किसी को मान लो कि जरूरत पड़ गई फंड की, तो फंड उसको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यह है कि उसकी एक सीमा है ना, तो कितनी पूंजी सब लोग इकट्ठा करें, सब देश मिलके कितनी पूंजी की व्यवस्था करें ताकि यह व्यवस्था ठीक तरीके से जो है CRA की व्यवस्था संचालित हो पाए। ठीक है ना, तो CRA के लिए जो है प्रारंभिक कुल संसाधन जो है कितना निर्धारित किया गया, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, और मैंने अभी क्या कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिस तरीके से व्यवस्थाएं सुविधाएं प्रदान करती है बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए, भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए, तो उसमें जो है इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब क्या होगा, IMF से
निर्भरता घटेगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो इसके सदस्य देश हैं इसके ब्रिक्स के और ब्रिक्स प्लस के, तो इन सबों को अब क्या हो सकता है, अब अल्पकालिक ऋण सहायता जो है वह मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अल्पकालिक ऋण सहायता जो है वह मिल सकता है। तो इस प्रकार आपने ब्रिक्स को जान लिया, ब्रिक्स समिट को आपने जान लिया। और जैसा कि मैंने कहा कि एक अनौपचारिक जो है वह समूह है, ठीक है। और 2026 में जो है यह भारत में आयोजित हो रहा है शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन का इसका जो क्रम है वो क्या है, यह 18वां शिखर सम्मेलन है। जो 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ वो कहाँ पे आयोजित हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से परीक्षा में सवाल जो है वो पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आप इसको बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए और तब एग्जामिनेशन हॉल में एडीओ की परीक्षा में बैठिए, 72वीं बीपीएससी की परीक्षा में बैठिए। अगर सवाल पूछे जाएंगे ब्रिक्स से तो वो सवाल का जवाब आज के इस लेक्चर में है, ठीक है ना। इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बिना स्किप किए हुए पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। और अगर आपके कोई सलाह हो, सुझाव हो, तो आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं और हम फिर और बेहतर करने का प्रयास आपके लिए करेंगे। अगर कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं और फिर हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, उस टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, ठीक है। जय हिंद।